आगरा में एक सनसनीखेज हनी ट्रैप गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोप है कि एक महिला ने डीसीपी सिटी को शिकायत दी कि एक लड़का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की डिमांड कर रहा है। लेकिन जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया, शिकायत देने वाली महिला ही हनी ट्रैप की सरगना निकली। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हनी ट्रैप का मकर जाल से उठा पर्दा। ऑनलाइन गेम का कर्ज उतारने का हनी ट्रैप प्लान। लड़की के फोन में लड़कों के अश्लील क्लिप। हनी ट्रैप केस से जब पर्दा उठा तो पुलिस भी हैरान रह गई। जो महिला पुलिस से खुद के ब्लैकमेल होने की शिकायत की थी, वही हनी ट्रैप गिरोह की सदस्य निकली। ये चौंका देने वाली घटना ताज नगरी आगरा की है। बड़ी प्लानिंग के तहत लोगों को फंसाया जाता था और जब एक ने पैसे देने से मना किया तो महिला पुलिस से शिकायत कर दी। लेकिन ये शिकायत करना उसके लिए गले की फांस बन गया और इस राज से पर्दा उठ गया। पूरा मामला जानने के लिए आपको एक हफ्ते पीछे लेकर चलते हैं, जब पुलिस गिरफ्त में खड़ी इस महिला ने आगरा पुलिस को शिकायत दी थी। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि एक लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है और लाखों रुपए की डिमांड कर रहा है। वो लोग गैंग बनाकर इस तरह का कृत्य करते थे, जहां पर पहले लोगों को आइडेंटिफाई करते थे। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके नंबर पर पहले एक मिस कॉल जाती थी। मिस कॉल जाने के बाद जब वो उस पर बैक कॉल करते थे तो बैक कॉल करने पे उनको किसी पर्टिकुलर स्थान पे आके उनको किसी होटल में ले जाकर अलग अलग तरीके से वीडियो बनाई जाती थी। महिला की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और जांच पड़ताल शुरू की। फिर जो खुलासा हुआ, पुलिस भी चौंक गई। पीड़ित महिला की इस केस की मुख्य आरोपी निकली। ये महिला अपने साथियों के साथ लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देती थी और लोगों से पैसे वसूलती थी। महिला के फोन में कई लड़कों के अश्लील वीडियो भी मिले हैं। उन वीडियो के एवज में उनको डरा के धमका के कि यदि आप इतना पैसा नहीं दोगे तो आपके खिलाफ हम मुकदमा लिखाएंगे और मुकदमा लिखा के फिर आपको जेल भिजवाएंगे। इस तरह का कृत्य किया जाता था। पूरा मामला आगरा जिले के थाना कमला नगर क्षेत्र का है। ये महिला अपने 4 साथी गणेश, रियाज, प्रवेंद्र और प्रवेश के साथ मिलकर लोगों को फोन करती और जाल में फंसाकर झूठे प्यार का नाटक करके उनके साथ होटल और गेस्ट हाउस जाती थी और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देती थी। जब पीड़ित बेहोश हो जाते थे तो यह अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती। अब तक 3 लोगों को जाल में फंसाकर 4 लाख से ज्यादा रुपए वसूल चुकी है। महिला का कहना है कि वो ऑनलाइन गेम में पैसे हार चुकी है, उसी को चुकता करने के लिए प्लान बनाया था। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके एक साथी गणेश को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जो पीड़िता बनकर पुलिस के पास पहुंची थी, उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा उसके अश्लील वीडियो बनाए गए हैं, वायरल करने की धमकी दे रहा है और पैसे की डिमांड कर रहा है। जब पुलिस ने खुलासा होने के बाद इसी महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि हनी ट्रैप के जाल में फंसाने के बाद ये आदमी उसको पैसे नहीं दे रहा था। उसको फंसाने के लिए उसने पुलिस की सहायता ली। सामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। कफ सिरप केस में जांच तेज कर दी गई है तो एसटीएफ लगातार गिरोह के सदस्यों को उठा रही है। अब बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। आलोक सिंह ने लखनऊ में कोठी तक बना ली है। सिरप केस में अभी भी एसटीएफ कुछ अपराधियों को खोज रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कफ सिरप केस में एक और बड़ा एक्शन। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा गिरोह का बर्खास्त सिपाही। सरेंडर की थी तैयारी, पकड़ा गया आलोक सिंह। कफ सिरप तस्करी केस की जांच तेज हो चुकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस गिरोह के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। तो एसटीएफ भी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बैन कफ सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो इस मामले में कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था। आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा दोनों ही बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी माने जाते हैं।
लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर आलोक सिंह की आलीशान कोठी है। इसके ठीक सामने ही धनंजय सिंह की भी कोठी है। सोशल मीडिया में भी आलोक और अमित सिंह टाटा के साथ धनंजय सिंह के कई फोटो और वीडियो वायरल हैं। सुल्तानपुर रोड पर स्थित आलीशान कोठी के सामने खड़े हुए हैं। ये बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी है और इसके ठीक सामने ये जो एक आलीशान मकान है ये पूर्व सांसद धनंजय सिंह का है, जो जौनपुर से सांसद रह चुके हैं। आलोक सिंह को धनंजय सिंह का काफ़ी करीबी भी बताया जाता है और सोशल मीडिया में आलोक सिंह और धनंजय सिंह के साथ के कई फोटो, कई वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। उधर आलोक की एक मेडिकल फर्म मां शारदा वाराणसी और श्रेयसी फार्मा धनबाद में पाई गई। एसटीएफ सूत्रों की माने तो इन दोनों फर्मों की भूमिका सिरप तस्करी में पाई गई है। अब एसटीएफ इन दोनों फर्मों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की भी जांच कर रही है। एक नजर ग्राफिक्स से इन किरदारों पर डालते हैं, जिसमें अमित सिंह टाटा गिरफ्तार, आलोक सिंह गिरफ्तार, सौरभ त्यागी गिरफ्तार, शुभम जायसवाल दुबई फरार, भोला जायसवाल गिरफ्तार, विकास सिंह नरवे तलाश तेज। इस पूरे कफ सिरप तस्करी मामले का खुलासा 18 अक्टूबर को सोनभद्र पुलिस ने किया था। एक्साइज विभाग के साथ वाहन चेकिंग के दौरान 2 ट्रकों में 2.25 करोड़ रुपए का अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप पकड़ा गया था। मामले की जांच आगे बढ़ी तो 4 नवंबर को गाजियाबाद से सौरभ त्यागी गिरफ्तार हुआ। सौरभ त्यागी की गिरफ्तारी के अगले ही दिन 5 नवंबर को मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल दुबई भाग गया। इसके बाद मामले में कार्रवाई तेज करते हुए यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया तो सोनभद्र पुलिस ने थाईलैंड भागते हुए कोलकाता एयरपोर्ट से शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब आजमगढ़ का विकास सिंह नरवे एसटीएफ और यूपी पुलिस के निशाने पर है, तो वहीं शुभम जायसवाल को भी दुबई से भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसटीएफ की जांच में सामने आती है कि वाराणसी में मां शारदा और धनबाद में श्रेयसी के नाम से आलोक सिंह की 2 फर्म थीं, जिस पर कफ सिरप की काफ़ी खरीद हुई और उसकी खरीद बिक्री में तमाम गड़बड़ियां पाई गईं, जिसके बाद अब आलोक सिंह को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी दोनों फर्मों के ड्रग लाइसेंस से लेकर तमाम कागजातों की जांच भी यूपी एसटीएफ कर रही है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। गोंडा के एससीपीएम नर्सिंग कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब बीएएमएस द्वितीय वर्ष की एक छात्रा का शव उसके हॉस्टल कमरे में फंदे से लटका मिला। बलरामपुर की रहने वाली छात्रा की मौत से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और साथ ही डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और इसी बीच मृतका के पिता ने दावा किया है कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि मर्डर किया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोंडा में मेडिकल की छात्रा का शव मिलने से सनसनी मच गई। बीएएमएस द्वितीय वर्ष की छात्रा महवेश खानम का हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद में पुलिस, फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची। शव मिलने के बाद में हॉस्टल में रहने वाली सभी छात्र छात्राएं डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। जिस तरह वो है, लगता ही नहीं कि वो खुदकुशी हमारी बच्ची क्यों करेगी। और खिड़की से लटक के जमीन, पैर पे उसका है, पैर जो है जमीन पे है, ये आधा पैर मुड़ा हुआ, हाथ तो नुचे हुए हैं, यहाँ नुचे हुए हैं। और इस तरह कोई खुदकुशी करता है, क्यों करेगी? उसको किस चीज़ की कमी थी? उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। आत्महत्या है या फिर हत्या, इस रात से जल्द पर्दा उठाने का दावा किया जा रहा है। फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मृतका के परिजनों को मौके पर बुलाया गया। शव के पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई करवाई गई है। प्रकरण में गहनता से जांच की जा रही है और अग्रिम विधायी कार्रवाई की जाएगी।
महवीश खानम गोंडा के पड़ोसी जिला बलरामपुर के अलीजानपुरवा की रहने वाली थी और SCPM में पढ़ाई कर रही थी। वह हॉस्टल में 2 सहेलियों के साथ में रहती थी। सोमवार की दोपहर उसके साथ रह रही छात्राएं मेडिकल कॉलेज में क्लास लेने के लिए चली गई, लेकिन वह हॉस्टल में ही रुकी रही। दोपहर बाद जब दोनों छात्राएं हॉस्टल पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। छात्राओं ने कमरे की खिड़की पर जाकर देखा तो खिड़की के ऊपर ग्रिल से रुपट्टे के सहारे महविश का शव लटका हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शामली पुलिस ने 1.25 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदमाश इतना शातिर था कि वारदात यूपी में देता था और लेकिन शरण लेता था दूसरे राज्यों में। लेकिन अपराधी मिथुन पुलिस के चंगुल से कितने दिन तक दूर रहता। जब पुलिस से उसका आमना सामना हुआ और दोनों तरफ से फायरिंग हुई जिसमें मिथुन मारा गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बावरिया गिरोह पर पुलिस का एक्शन। शामली में 1.25 लाख का इनामी ढेर। यूपी पुलिस ने एक बार फिर इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया है। शामली जिले के झिजाना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में बावरिया गिरोह का कुख्यात सरगना और 1.25 लाख का इनामी मिथुन मारा गया, जबकि उसका साथी राहुल अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। इसमें एसओजी के हेड कांस्टेबल हरविंदर गोली लगने से घायल हुए। वहीं जिजाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना की जैकेट में गोली लगकर निकल गई, इससे वो बाल बच गए। हेड कांस्टेबल हरविंदर को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक इनामी अपराधी जिसका नाम मिथुन है, उसको पकड़ने की चेष्टा की गई, जिसमें पुलिस मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में इनामी अपराधी मिथुन की मौके पर उसको गोली लग गई और जब उसको अस्पताल ले गया तो वहां पर वो मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ पर यह बताना ठीक रहेगा कि इस अपराधी के ऊपर तकरीबन 20 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और यह केसेस उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हैं। अभी हम यह और पता लगा रहे हैं कि अन्य किन प्रदेशों में इसके द्वारा आपराधिक घटनाएं की गई हैं। वेदखेड़ी मंसूरा मार्ग पर बावरिया गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। इसके कुछ ही घंटे पहले कांदला थाना क्षेत्र में बाइक सवार दंपति से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद कुख्यात बदमाश मिथुन अपने साथी राहुल के साथ जंगल में छुपा हुआ था। सूचना के आधार पर झिजाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात मिथुन ढेर हो गया। मौके से बदमाश के पास से एक कार्बाइन और मेड इन इटली पिस्टल बरामद की गई है। शामली में 1 लाख और बागपत में 25,000 का इनामी था। कावड़ यात्रा के दौरान बागपत में महिला से लूटपाट की थी। हत्या, लूट, गैंगस्टर समेत 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वारदात के बाद दूसरे राज्यों में शरण ले लेता था मिथुन। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, साउथ दिल्ली, तमिलनाडु जा चुका है। फिलहाल कई राज्यों में अलग अलग नामों से पहचान बनाकर अपराध किए और तमिलनाडु में भी उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। साल 2017 में झिजाना के चर्चित भारत कुमार हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। पुलिस अब फरार राहुल और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बरेली में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक बच्चे का शव लोहे के बक्से में मिला है और बक्से में टॉफी और कुरकुरे भी थे। शुरुआती जांच में गला घोटकर हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन तंत्र मंत्र में मर्डर की वारदात भी कही जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मासूम का कत्ल, बक्से में मिली लाश, डेड बॉडी के साथ टॉफी और कुरकुरे।
मर्डर के पीछे तंत्र मंत्र की आशंका। बरेली में नकटिया नदी के पास एक बंद बक्सा दिखा। आसपास के लोगों ने इस बक्सादेश पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस सूचना पर पहुंची और बक्से को खोला तो हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। मौजूदा लोग डर गए, इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस भी टेंशन में दिखी क्योंकि जिस बक्से को खोला गया था उसमें नारंगी रंग की टी-शर्ट और काले रंग के लोअर में एक मासूम की लाश थी। चेहरे पर कई चोट के निशान थे, जिससे साफ हो गया कि एक कत्ल है। मर्डर के बाद शव को उस बक्से में रखा गया था और नदी के पास फेंक दिया गया था। पुलिस इस केस में आगे बढ़ी। शव को बक्से से बाहर निकाला गया तो बच्चे की उम्र करीब 8 साल बताई गई, लेकिन इस दौरान बक्से सिर्फ डेड बॉडी ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे सामान मिले जो पुलिस को और सोचने पर मजबूर करने वाले थे। इस बक्से में शव के साथ कुछ चॉकलेट और कुरकुरे चिप्स के पैकेट थे। आसपास के लोगों को भी फोटो दिखाकर बच्चे की पहचान कराई जा रही है। अब तक की तफ्तीश में बच्चों की गला घोंटकर हत्या की बात सामने आ रही है, क्योंकि उसके गले पर निशान है, साथ ही उसके आंख पर भी चोट के निशान हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पे नकटिया पुल के नीचे एक बक्से में 8 से 10 साल के बच्चे का शव प्राप्त हुआ। सूचना प्राप्त होते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंचा। इसमें FIR पंजीकृत करा दी गई है। जनपद बरेली द्वारा तत्काल 4 टीमों का गठन किया गया है घटना के अनावरण हेतु। जो बच्चे का शव है उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर इस हत्याकांड के पीछे कई बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या को अंजाम दिया गया है, क्योंकि शव को लाल कपड़े के साथ ढका गया था। फिलहाल पुलिस ने जांच के लिए 4 टीमें गठित की हैं और इस केस के पीछे की कड़ी को तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अलीगढ़ में मौलाना महमूद मदनी के कथित देश विरोधी और भड़काऊ बयान को लेकर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और साथी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भोपाल में दिए गए बयान देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। विप नेताओं ने कहा कि ऐसे बयान समाज में वैमनस्यता बढ़ाते हैं और इन पर कार्रवाई आवश्यक है। प्रदर्शन के बाद में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हरिगढ़ महानगर के द्वारा मौलाना मदनी के द्वारा जो एक वक्तव्य दिया गया है, इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और देश की अखंडता, संप्रभुता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, उसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने मांग करी है ऐसे मौलाना के बयानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व प्रमुख के मोहम्मद के बयान का अयोध्या के संतों ने समर्थन किया है। दरअसल के मोहम्मदी ने कहा था कि मुसलमानों को इन मथुरा काशी हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, जिस पर अयोध्या के संतों ने कहा है कि मोहम्मदी का बयान समर्थन के लायक है। अयोध्या हमें मिल गया है, काशी और मथुरा हमें मिल जाता है तो हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं तलाशेंगे। दिया था कि यदि तीनों स्थान हिंदुओं को मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे। यही बात के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है, वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। ज्ञान वापी शब्द संस्कृत परक है, हिंदू परक है। ज्ञान वापी मस्जिद निश्चित हिंदुओं का है और उसका नाम भी ज्ञान शब्द है। ज्ञान शब्द न उर्दू का है, न फारसी का, न अरबी का है। उर्दू तो भारत में लश्करों की भाषा है, मुसलमानों की मेन भाषा अरबी और फारसी है। तो अरबी और फारसी के किसी भी डिक्शनरी में शब्द में ज्ञान और वापी शब्द नहीं है। वापी शब्द हमारे यहाँ कुएं, तालाब के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निश्चित रूप से उनके जो विचार हैं, उनके विचारों से मैं सहमत और समर्थन करता हूं कि संपूर्ण देश में रहने वाले हिंदू और मुसलमान को जो है एकजुट होकर के काशी में भव्य गौरी श्रृंगार का मंदिर बनना चाहिए और मथुरा में भव्य दिव्य भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। पहल करे तो।
पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ करने पर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने पोस्ट कर लिखा है, पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ नामकरण 140 करोड़ भारतीयों की भावना और भारत की जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा के सही स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। इस नाम में सेवा का संस्कार, लोक के प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित होती है। भारतीय लोकतांत्रिक चेतना को नई दिशा देने वाले इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। उत्तर प्रदेश में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का काम जोर शोर से चल रहा है। यूपी में एसआईआर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की है, जहां पर अब तक लगभग 75% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है, जिससे आगामी चुनावी तैयारी और मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। जिन बीएलओ ने अपने क्षेत्रों में 100% काम पूरा कर लिया है, उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया गया। दूसरी तस्वीर आजमगढ़ से है, जहां पर अब तक 66,208 ऐसे मतदाता मिले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 1,23,900 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो कि अन्य जनपदों या फिर प्रदेशों में बसने के कारण यहां पर मौजूद नहीं है। 21,869 मतदाता 2 या फिर 2 से अधिक स्थानों की मतदाता सूचियों में दर्ज मिले हैं। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले एक बाइक और फिर एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर बाइक और पिकअप को लगभग 30 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान हाईवे की रेलिंग भी टूट गई है। पिकअप वाहन हाईवे पर पलट गया, जबकि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद में कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। नेशनल हाईवे 74 पर एक एक्सीडेंट हो गया है। थाने की फोर्स तत्काल मौके पे पहुंची। मौके पे 2 भारी वाहन जो जसपुर की तरफ जा रहे थे तथा एक बाइक सवार जो जसपुर की तरफ से आ रहा था, इन तीनों वाहनों में आपस में टक्कर हो गया था। 3 घायल व्यक्ति जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से CSC भेजा गया।